कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मध्यकालीन इतिहास का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पल्लव प्रशासन और कला के बारे में बताऊंगा। और यह क्वेश्चन अल्टरनेट वर्षों में बीपीएससी में पूछा गया है। तो आपको मैंने जैसा कि बताया था कि तीन जो यहाँ पे है पल्लव, चोल और हम्पी साम्राज्य, ये तीनों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके हर एक वर्ष पूछे गए हैं अल्टरनेट वर्षों में। जैसे इस वर्ष पल्लव आया तो अगली बार चोल आएगा या हम्पी आएगा, ये विजयनगर साम्राज्य। तो इस तरीका से, ठीक है। और जब पल्लव का पूछेगा तो खास करके वहाँ की प्रशासनिक और कला संस्कृति और जो स्थापत्य में जो मंदिर निर्माण शैली है उससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। और अगर आप वीडियो लेक्चर तो देख ही रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है तो वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लें और आप बाय कर लें। आपके ऐप में सारा जो है पीडीएफ वीडियो लेक्चर और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी। जो ऐप का है कोर्स का, उसमें क्या होगा कि आपको जो 68 आने वाला है उसकी प्री की भी तैयारी साथ साथ हो जाएगी, टेस्ट सीरीज भी उसमें आपको अवेलेबल होगा। और आपका जो ये अभी फिलहाल जो मेंस का हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ठीक है। उसमें पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स भी आपको सारा कुछ दिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही अभी कम कॉस्ट में बहुत ही अच्छा फैसिलिटी आपको मिल रहा है और मिलेगा भी इन फ्यूचर। और 1 साल के लिए आपका यह वैलिडिटी रहता है इस ऐप में आपका। तो आप जरूर से जरूर इस कोर्स को बाय कर लें, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन कर देगा। देखिए, इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है। जब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तब तक आपका यहाँ पर लिख पाना मेंस में थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही करते हैं कि आपको वह चीज़ पढ़ाते हैं जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और जिसकी पूछने की संभावना है। तो ये सब आप तभी समझ पाते हैं जब आप 1 या 2 बार मेंस राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तब जा करके इतिहास को आप समझने लगते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं तो आप जरूर से जरूर बाय करें और आप भरोसा रखें। जो कोर्स अभी आपको लाखों में मिल रहा है वो कोर्स अभी मात्र आपको 2500 में दिया जा रहा है। अगर फीस कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे क्वालिटी में कमी होगी। क्वालिटी आपको बेहतरीन जो भी पढ़ाने का है और जो भी कंटेंट्स है बेहतरीन आपको दिया जा रहा है। बस आप उसको अच्छे से पढ़ करके और जिस प्रकार से हमने लिखा उस प्रकार से आप एग्जाम में लिखने का प्रयास कर लेंगे। बस देखेंगे कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। चलिए, प्रशासन और कला के क्षेत्रों में पल्लवों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो पल्लव सुदूर दक्षिण भारत, तो थोड़ा सा अगर ये सब जब लिखेंगे तो आप भारत का मैप भी बना सकते हैं और इसमें दिखा सकते हैं पल्लवों को। पल्लव सुदूर दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण वंश था जिसने लगभग 350 वर्षों तक अपने प्रभाव से संपूर्ण दक्षिण भारत तथा मध्य भारत को प्रभावित किया। इसका काल 7वीं सदी से 10वीं सदी का माना जाता है। तो ये आप भूमिका में लिख सकते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग से पहले आप उसका बैकग्राउंड बनाते हैं, उसमें भूमिका जरूर लिखेंगे और उसमें उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिख देंगे। पल्लव मुख्यतः अपनी प्रशासनिक विशेषता और कला संस्कृति के लिए जानी जाती है। इसका प्रभाव इतना हुआ कि आज भी लोग वहां के स्थापत्य शैली, मंदिर आदि की भव्यता देखने देश विदेश से जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि उसकी जो निर्माण शैली उस काल में 7वीं से 10वीं सदी में जो स्थापत्य का निर्माण हुआ, मंदिर बने द्रविड़ शैली में, उसको देखने आज भी लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसकी भव्यता और उसका जो अलंकरण है उसकी कुछ खासियत होगी, विशेषता होगी। चलिए, अब थोड़ा सा हम प्रशासन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पल्लव कालीन प्रशासन मुख्यतः केंद्रीकृत प्रशासन था, जिसमें प्रांत, मंडल, कोट्यम, नाडु में बटा था। यानी यही चीज आप चोल में भी लिखते हैं, पल्लव में भी यही सब, वहां दक्षिण भारत का जितना भी है उसमें आप यही सब लिखेंगे। नाडु क्या था? ग्रामों का समूह था। स्थानीय स्तर पर शासन की इकाइयों को व्यापक स्वायत्तता प्राप्त थी, यानी स्थानीय स्वशासन की बात थी। स्थानीय इकाइयों के रूप में नगरम जो नगर का होता था, उर जो गांव का होता था, जैसा कि हमने चोल में भी पढ़ा था, इसका उल्लेख मिलता है। इनमें शासन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता था।
राजा को शासन कार्य में सहायता प्रदान के लिए एक मंत्री परिषद होता था, ठीक है। तो ये मंत्री परिषद राजा को मदद करता था शासन। उसके बाद इन्होंने एक विशाल सेना का भी संगठन किया, जिसका मुख्य अधिकारी कौन होता था, तो सेनापति होता था। शक्तिशाली नौसेना का भी गठन पल्लवों के द्वारा किया गया, और एक कह सकते हैं इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, इसका प्रशासनिक जो नौसेना की जो शक्तिशाली नौसेना है वो भी इसकी उपलब्धि थी। और राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो भू राजस्व था, यह उपज का 6ठा अंश लिया जाता था, यानी 6ठा भाग। चुंगी एवं व्यापारियों पर लगाए गए कर से राज्य को आमदनी होती थी। तो व्यापारियों से भी यहाँ पे कर लिया जाता था, चुंगी लिया जाता था, तो उससे राज्य को इनकम जनरेट होता था। अब देखिए मेन यहाँ पर जो पूछने की संभावना है 67th में, वो है आपका स्थापत्य कला, पल्लवों की मंदिर निर्माण शैली या स्थापत्य कला। ये मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से पूछा जा सकता है। तो स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण या मंदिर निर्माण शैली को ही स्थापत्य कला कहेंगे। इस काल में व्यापक स्तर पर स्थापत्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण कला यहाँ का सर्वप्रमुख कला था, जो कि द्रविड़ शैली से प्रभावित था। द्रविड़ शैली का विकास इसी काल में माना जाता है, जो बाद में चोल काल जाते जाते परिपक्व स्थिति में पहुंच गई थी, जैसा कि हमने चोल काल में भी आपको बताया था। इस काल के जो मंदिर निर्माण शैली की 3 प्रमुख विशेषता है। क्या? तो एक तो मंदिर का मंडप होना, दूसरा रथ मंदिर के रूप में बनाया जाता था, यानी आप मंदिर को देखेंगे तो लगेगा कि रथ पे ही वह अवस्थित था, नीचे में चक्का रहता है उसका, ठीक है, पहिया टाइप का। आप देखेंगे जगन्नाथपुर या जो भी है रथ मंदिर सब, तो इसी तरीका का, तो ऊपर पे जो है पिरामिड इस पे रहता है, ठीक है। तो रथ मंदिर और विशाल मंदिर, जो भी मंदिर बनाए गए एकदम विशाल बनाए गए। और यहाँ पे देखिए मंदिर का जो पार्ट हुआ करता था खास करके, तो सबके अंदर क्या हो गया, गर्भगृह। गर्भगृह में मूर्ति स्थापित होती थी। इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था, जहाँ लोग घूमते थे, चक्कर लगाते थे। और इसके सामने एक छोटा सा जो हॉल होता था वो मंडप कहलाता था। और मंडप के आगे जा करके फिर जो है मेन गेट होता था, तोरण जिसको या कह सकते हैं मुख्य द्वार या गोपुरम भी कहते हैं, इसको गोपुरम कहा जाता था। तो मेन द्वार हुआ करता था। और जो मेन द्वार की जो आकृति थी, पल्लव द्वार जो मंदिरों का था, इस तरीका से डिजाइन किया जाता था। पत्थरों के ही बनाए जाते थे, प्रस्तर मंदिर हुआ करती थी। तो मंदिर निर्माण शैली को भी हम लोग मुख्यतः यहाँ पे 4 भागों में बांट करके देख सकते हैं। मंदिर निर्माण शैली को मुख्यतः 4 भागों में बांट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो राजा थे वहाँ पे, जो शासक हुए पल्लवों के, तो उन जिनके समय जो शैली का विकास हुआ, उन्हीं के नाम पे यह शैली का नाम रखा गया। जैसे एक पहला शैली आता है महेंद्र वर्मन शैली। सबसे पहले महेंद्र वर्मन शासक हुए, तो उनके समय में 610 से 640 ईस्वी में जो मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ, उसको हम बोलते हैं महेंद्र वर्मन शैली। दूसरा मामल्ल शैली, या जो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में जो शैली का विकास हुआ 640 से 680 ईस्वी के बीच में, उसको मामल्ल शैली या नरसिंह वर्मन प्रथम शैली कहा जाता है। तीसरा जो शैली है राशि शैली या नरसिंह वर्मन द्वितीय शैली भी इसको कहा जाता है। और चौथा शैली अपराजित शैली, जो कि 700 से 900 ईस्वी का माना जाता है। तो इस प्रकार से आप 4 शैलियों में पल्लव के मंदिर निर्माण शैली को लिख करके देख सकते हैं। सबसे पहला जैसे महेंद्र वर्मन शैली में क्या हुआ, प्रारंभिक मंदिर निर्माण शैली है। शुरुआत में महेंद्र वर्मन शैली था, जिसकी शुरुआत महेंद्र वर्मन के समय 610 से 640 ईस्वी में की गई। इस समय मंदिर का निर्माण पहाड़ों को काटकर या गुहा या गुफा का निर्माण कर दिया जाता था, जिसमें पंच पांडव मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर प्रसिद्ध हैं। इसमें एक गर्भगृह और एक मंडप बनाए जाते थे। बस इसमें क्या होता था, जैसे ये हो गया, तो एक गर्भगृह और एक मंडप, इतना ही। इसमें गेट उट नहीं बनाया जाता था, गोपुरम वगैरह नहीं बनाए जाते थे, ठीक है। अब आ जाइए, चूंकि यह प्रारंभिक स्टेज था। अब दूसरा मामल्ल शैली, इसका विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में 640 से 680 के दरमियान हुआ। और इसमें महेंद्र वर्मन शैली में कुछ सुधार किए गए। जो पहले से चला आ रहा था महेंद्र शैली, उसी में सुधार किया गया, तथा रथ के आकार के मंदिर बनाए जाने लगे। अब क्या हो गया कि नीचे में जो मंदिर का जो बेस हुआ करता था, वो रथ आकृति का बनाया जाने लगा। इसमें आप देख सकते हैं द्रौपदी मंदिर सबसे छोटा है,
धर्मराज युधिष्ठिर मंदिर जो है सबसे बड़ा मंदिर है और जिसमें महेंद्र वर्मन प्रथम की मूर्ति भी स्थापित है। किसमें? तो धर्मराज युधिष्ठिर के मंदिर में। और उस समय राजा लोग अपनी मूर्ति भी दक्षिण भारत में बनवा करके मंदिरों में रखते थे। जैसे पंडारी का मंदिर है, सप्त पेंगोडा का मंदिर है, तो ये सब मंदिर का एग्जाम्पल आप दे देंगे किसमें? तो नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल्ल शैली में। ठीक है, अब आ जाइए राजसिंह शैली। अब मंदिर का निर्माण पत्थरों को काटकर नहीं बल्कि क्या होता था, पत्थरों के ईंट से बनाए जाते थे। अब थोड़ा सा उसमें सुधार किया गया जिससे इसकी सुंदरता में बढ़ोतरी हुई। इस समय के मंदिर पल्लव कला के सर्वोत्कृष्ट मंदिर माने जाते हैं। इसमें गर्भगृह के ऊपर पिरामिड नुमा शीर्ष बनाए जाते थे। अब क्या हुआ कि जो गर्भगृह है जो मंदिर के ऊपर, तो उसमें पिरामिड नुमा, ये पिरामिड आप जान ही रहे, इस तरीका के मंदिर का ऊपर वाला पार्ट जो है पिरामिड नुमा, ठीक है, बनाए जाते थे, जो ऊपर से पहले अधिक पतली और नीचे क्या होता था, मोटा हो जाता था। ठीक है, और दीवारों पे बहुत सारी मींड मूर्तियां, जो छोटी छोटी मूर्तियां थी वो लगाई जाती थी। तोरण के थोड़ा बहुत अवशेष यहीं से दिखाई, तोरण जो मेन गेट है गोपुरम, उसके अवशेष यहीं से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं महाबलीपुरम का स्वर्ण मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर, जिसमें भगवान शिव की मींड मूर्तियां को मंदिर के दीवारों पर सजाया गया था। मींड मूर्तियां छोटी छोटी मूर्तियां होती है जो खास करके दीवारों पे सजाया जाता था उस समय मंदिरों में। ठीक है, तो ये शैली सबसे ज्यादा उन्नत था। कौन? राजसिंह शैली। अब लास्ट का शैली अपराजित शैली। अब धीरे धीरे फिर क्या होगा कि मंदिर छोटे छोटे बनने लगे, क्योंकि अब यहाँ पे पल्लव की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, जिस कारण सब क्या होगा कि मंदिर में अब ये लोग उतना खर्च नहीं करेंगे। इस मंदिर का निर्माण शैली छोटे छोटे मंदिर बनाए जाने लगे। अब मंदिरों की भव्यता में कमी आई, जो इस बात का सूचक है कि पल्लवकालीन राजाओं की आर्थिक स्थिति अब सही नहीं थी। मूर्ति कला में गांधार शैली पर आधारित भगवान शिव के नटराज की मूर्तियां आदि का निर्माण किया गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि पल्लवकालीन प्रशासन कला संस्कृति अपने समय में काफी प्रचलित थी। इस कला को देखने आज भी लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों से जाते हैं तथा सोचने को मजबूर हो जाते हैं, आखिर इन पत्थरों को काटकर कैसे इसका निर्माण किया गया होगा और इतनी सुंदर आकृति बनाने में कितने वर्ष और कितने मजदूर लगे होंगे। यह सोचने को आज भी जो है भवन स्थापत्य जो निर्माता है, इंजीनियर हैं, उनको भी यह मजबूर कर देता है। और विज्ञान के बढ़ते दौर में अभी कई मंदिरों की भव्यता आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। ठीक है, अभी भी लिखिएगा, विज्ञान के बढ़ते दौर में अभी भी कई मंदिरों की भव्यता जो पल्लवकालीन है वो आश्चर्यजनक प्रतीत हो रही है कि किस प्रकार से इसको बनाया गया होगा, कितने समय लगे होंगे। तो यह आज भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है। यानी इसका जो मंदिर निर्माण शैली था पल्लवों का, वो बहुत ही उन्नत और बेहतरीन था और इन्होंने पूरे अच्छे तरीका से द्रविड़ शैली के माध्यम से मंदिर निर्माण शैली जो किया है वो आज भी अपने जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। तो ये आपको हमने पल्लवकालीन कला संस्कृति जो मंदिर निर्माण शैली है उसके बारे में बताया, साथ साथ वहाँ का जो स्वशासन है और जो प्रशासन है उसके बारे में मैंने बताया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर लें और कोर्स को बाय करना है तो बाय कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।